हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर। बच्चों, मॉडल पेपर की सीरीज में या यूं कहें पेपर की सीरीज में आज हम लेके आए हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए ये लास्ट मॉडल पेपर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ये यूं कहें कि इससे स्कोरिंग रहेगा आपका, यानी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो अपन एक मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहां पे पुट अप हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना जब पेपर हो जाए, देन उसके बाद में चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा, देखिए 56 नंबर का पेपर रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके पास कितने रहेंगे, 16। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ही बात करेंगे। The torque acting on a dipole of moment P vector in an electric field E is, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल आघूर्ण होगा। तो देखिए बल आघूर्ण जो होगा वो होता है टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और ध्यान दें कि ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि आपका पी भी एक डायरेक्शन में है और ई भी एक डायरेक्शन में है। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 होने से क्या होगा, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपका जो बल आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो ये देखिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि जो C होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के होगा। तो क्या होता है, विलगित गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो रेडियस R के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या होगा, सही होगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा इकाई है। तो देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है। P इज इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन T। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P मल्टीप्लाई में T, यानी कार्य बराबर शक्ति गुणा समय। इसको अपन ले रहे हैं किलोवाट में और इसको अपन ले रहे हैं हावर में, तो ये कौन हो जाएगा, किलोवाट हावर। कार्य किसका यूनिट है, मतलब कार्य का यूनिट क्या है, जूल है, और जूल ही किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। तो ऑप्शन ए है जो आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि ओम का नियम लागू नहीं होता, ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय। तो देखिए बच्चों ओम का नियम जो है वो एक तो किस पे लागू नहीं होता, ट्रांजिस्टर पे। किस पे लागू नहीं होता, ट्रांजिस्टर पे। एक किस पे नहीं होता, अर्धचालक डायोड, यानी सेमीकंडक्टर डायोड जो होते हैं उन पे ये क्या होता है, ओबे नहीं होता। और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, विद्युत अपघट्टे, इनके ऊपर ये क्या होता है, लागू नहीं होता। यानी कि विद्युत अपघट्टे जो होते हैं, यानी जो सेल्स के अंदर बनते हैं, उनके अंदर ये क्या होता है, लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो चीज ओम के नियम का पालन करती है उनका ग्राफ तो सीधी रेखा में बनता है। इस तरीके से ग्राफ बनता है, जैसे चांदी है, तांबा है, यानी कि कॉपर है, या तुम्हारा ये कहें एजी है, या अन्य कोई मेटल्स है, ये क्या करती है, ओम्स लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, V इज इक्वल टू आई आर। जबकि ये तीन चीज हैं वो ओम लॉ को फॉलो नहीं करती, तो इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हैं, जो क्या है, सीधी रेखा में ग्राफ नहीं बनते हैं, स्ट्रेट कर्व नहीं बनता है, वो क्या है, नॉट ओबे ओम लॉ। ठीक है, तो अपना ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी इकाई है। तो टेस्ला देखिए बच्चों, टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की। ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला, और सीजीएस यूनिट क्या है, गाउस। क्या है, ऐसा यूनिट तो कौन होती है, टेस्ला, और सीजीएस यूनिट कौन हो जाती है, गाउस। कौन हो जाएगी, गाउस, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की। फिर देखिए पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय cos फाई, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए शक्ति गुणांक cos फाई होगा। तो cos फाई होता है, cos फाई इज इक्वल टू होता है R अपॉन Z, यानी प्रतिरोध बटा
प्रतिबाधा। क्या लिखेंगे? प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, यानी कि रेजिस्टेंस अपॉन इम्पेडेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस अपॉन इम्पेडेंस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि भाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी? ट्रांसवर्स होगी। कैसी होगी? ट्रांसवर्स। कैसी हो जाएगी? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कौन होती है? आपकी मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रकृति, नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 से आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन। टिक द मार्क इस बार सभी चैप्टरों से पूछा जा रहा है। फिर देखिए ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान दे बच्चों, प्रकाशिक तंतु क्या करता है? सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के काम आता है, जो कि नॉर्मली किस पे बेस्ड होता है? TIR पर बेस्ड होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये क्या है? घटना है, बल्कि रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन इनमें ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल कोई ज्यादा टफ नहीं है। फिर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस विल बी इट्स क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल आपको दे रखा है साइन का वैल्यू, तो 45 दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? √2। कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B ऑन ए वेव फ्रंट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस लैम्डा, तो ये कितना हो जाता है? जबकि दो बिंदुओं के मध्य कलांतर है तो उनके बीच के जो एंगल होगा वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कोई ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा कोई लेंदी नहीं है, आप आराम से क्या कर सकते हैं? उन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? मतलब सोल्ड आउट कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किसकी यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? आप किसकी यूनिट बताते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को? एनर्जी की। किसकी बताते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नॉर्मली किसकी यूनिट होती है? वर्क फंक्शन की। W नोड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को आप किससे शो कर दे सकते हैं? एनर्जी से। किससे? एनर्जी से, यानी कि ऊर्जा से। ठीक है, तो इस किसकी यूनिट हो गई? ऊर्जा की हो गई। फिर देखिए फोटोन के संवेग की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 0। कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज R नोड, देन द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट विल बी, यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी है? R नोड, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? मतलब क्या हो जाएगी? देखिए Rn इज इक्वल टू क्या करेंगे? n स्क्वायर R नोड। तो Rn आपको कितना दे रखा है? द्वितीय कक्षा की पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर R नोड, तो Rn कितना जाएगा? 4R नोड। कितना जाएगा? 4R नोड। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इनको भी सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिए द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के n ऑर्बिट में टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है En इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने पास कौन है? हाइड्रोजन है, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब En इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट ऑप्शन आपके पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होगी। तो देखिए 1 AMU जो होता है, 1 AMU जो होता है वो कितना होता है? नॉर्मली 1 AMU इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो देखिए क्या ऑप्शन में है? नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरे में मेगा है लेकिन चौथे में मेगा नहीं है, तो ऑप्शन सी है वो सही माना जाएगा। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं? कौन होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये किस में हो जाएंगे? पी टाइप में।
और इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों किसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है। तो ध्यान रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि इनको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिर देखिए, द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल होगा, तो कुल बल कितना हो जाएगा, शून्य। कितना हो जाएगा, शून्य। ठीक है, फिर देखिए, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी कि घटती है। क्या हो जाएगी, घटती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज कितना होता है, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, चुंबक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो S से N होगी, और बाहर कहां होगी, N से S की ओर होगी। ध्यान दें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है चुंबक के अंदर, तो क्या होगी, देखिए इस तरीके से निकलती है। ठीक है ना, या आपका N या आपका S, N से निकलेगी S पे आएगी, लेकिन अंदर क्या होगी, S से N की तरफ होगी। फिर देखिए, एन AC जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, AC जनरेटर किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे क्या करता है, वर्क करता है, अन्योन्य प्रेरण पे। किस पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। द रे ऑफ लाइट सफर्स डेश ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म, तो ये बच्चों ये जो होता है इसको कहा जाता है मिनिमम डेविएशन। क्या कहेंगे, मिनिमम डेविएशन, यानी न्यूनतम विचलन इसको कहा जाता है। मिनिमम डेविएशन की कहानी होती है। ठीक है, फिर देखिए, प्रकाश कणों का द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन द सेम फेज ऑन वाइब्रेशन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। ये देखिए, आप ध्यान दे रहे होंगे, ये सब डेफिनेशंस ही है, किसी ना किसी चैप्टर की डेफिनेशंस आपको दी गई है, तो डेफिनेशन के ही ऊपर क्या होती है, पूरी चीजें होती है, और डेफिनेशन से ही आपको क्या कर रहा है, ये चीजें पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेज ऑन वाइब्रेशन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट, यानी इसको क्या कहेंगे, तरंगाग्र। क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है ना, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू गेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड, वह न्यूनतम आवर्ती, तो न्यूनतम आवर्ती है तो कौन सी आवर्ती हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन हो जाएगी, देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, इसे क्या कहेंगे, देहली आवर्ती कह देंगे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या होता है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का कोणीय समय कितना होगा, h अपॉन कितना हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, चैप्टर नंबर 14, एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट व्हेन फॉरवर्ड बाइस एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बाइस। अगर धारा और पश्चिम में क्या करता है, धारा का चालन है वो नहीं करता। क्या नहीं करता, अगर और पश्चिम में धारा का चालन है। देखिए, सॉरी, एक आदर्श पीएन जंक्शन डायोड अगर बाइसिंग में चालन करता है, जबकि पश्च बाइसिंग में चालन है वो नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि मतलब क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में पूछा गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा रहा है। तो वन वर्ड से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन ही देखिए कि 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य ले जाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है। तो आपने वर्क कितना किया है, W कितना किया है आपने, 10 जूल। कितना किया है, W आपने किया है कितना,
10 जूल और आपके पास Q कितना है 1 कूलाम है, तो देखिए फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो V इज इक्वल टू 10 अपॉन 1, तो कितना जाएगा 10 वोल्ट। तो आपने वर्क कितना कर दिया है 10 वोल्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव ऐसा यूनिट। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन क्या होता है dr। क्या होता है विद्युत क्षेत्र में क्या होता है विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है ना, तो अपन इसको क्या कहेंगे विभव प्रवणता कहेंगे। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है प्रकाश का व्यतिकरण। जब दो समान आयाम व समान आवर्ती की तरंगे, जब दो समान आयाम व समान आवर्ती की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में क्या होती है अध्यारोपित होती है, तो वह किसी बिंदु पर न्यूनतम व किसी बिंदु पर अधिकतम प्राप्त होती है। इस घटना को क्या कहेंगे प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे कार्यफलन कह देंगे। क्या कहेंगे कार्यफलन कहेंगे। वर्क फंक्शन क्या कहेंगे किसी भी मेटल सरफेस से आप क्या करेंगे टेक आउट जस्ट एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्या करेंगे मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट या एमिट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को ही अपन क्या कहेंगे वर्क फंक्शन कहेंगे। फिर देखिए रिडबर्ग नियतांक का मान बताइए। तो ये होता है 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया है ये। व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है यानी वो फोर्स जो क्या करता है न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है बाउंड करता है बांधे रखता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में बांधे रखने वाले बल को क्या कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। अट्रैक्टिव नेचर होता है न्यूक्लियर फोर्स का। साथ में क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है। ठीक है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है असंरक्षी बल होता है। नॉर्मली इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है अट्रैक्शन नेचर होती है। कैसी नेचर होती है अट्रैक्शन नेचर होती है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या किसके बीच में लगेगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा। नेचर कैसा हो जाएगा अट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान दे बच्चों इसकी जो रेंज होती है वो 10 की पावर -15 मीटर होती है। ठीक है ना। फिर देखिए स्व प्रेरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या करेंगे कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली में क्या हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है। यानी जब अपन क्या करते हैं किसी कुंडली यानी कोइल के अंदर क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराएंगे तो उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या होता है जनरेट हो जाता है जिसे अपन लोग क्या कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। आगे बात करते हैं अगले पोर्शन पे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। तो देखिए संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा रहा है अलग अलग मॉडल पेपर में या अलग अलग उसके पेपर के अंदर। तो इस तरीके से देखिए क्या करेंगे अपन एक प्लेट लेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या किया एक प्लेट ली जिस पर एक पे क्या है प्लस चार्ज है। ठीक है। दूसरे पे आपने क्या ले लिया है माइनस चार्ज है वो ले लिया है। ठीक है ना। इनके बीच में क्या होगा एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से क्या होता है फील्ड जनरेट हो जाता है। और जैसे ही फील्ड जनरेट होता है मान लो ये P है ये कौन है Q है। ठीक है। तो दो प्लेटों के बीच में आपने क्या पढ़ा है मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है। तो ये कितना होता है E इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा अपॉन
के एप्सिलॉन नोड कितना पड़ा है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोड। वी नो दैट सिग्मा कितना है, ये मान लो इस पे सिग्मा है, तो सिग्मा अपने पास कितना होता है, Q अपॉन A होता है। कितना होता है, Q अपॉन A होता है। अब क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन के A एप्सिलॉन नोड। क्या आ जाएगा, Q अपॉन के A एप्सिलॉन नोड आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू कितना होगा, E मल्टीप्लाई में D, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट। ये मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए E की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नोड मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, D। कितना कर देंगे, D। तो V कितना आ जाएगा, QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नोड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए वी नो दैट संधारित्र क्या होता है, Q अपॉन V। तो V की वैल्यू पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नोड। Q से Q क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल टू कितना बचेगा, के ए एप्सिलॉन नोड अपॉन D। क्या बनेगा, के ए एप्सिलॉन नोड अपॉन D। ये आपका कौन है, पीपीसी की कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन की क्या है, मतलब आपकी कैपेसिटेंस है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, धारिता है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि मतलब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, 1.5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है सेक्शन बी है, वो बहुत इजी तरीके से क्या किया गया है, आपसे पूछा गया है। आप उनको निकाल भी सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेक्शन बी के ही अपन क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्टेन्ड ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग क्या है, विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध स्थापित करो। तो देखिए अपवाह वेग के लिए देखिए आप क्या करते हैं, अपवाह वेग के लिए आप क्या करते हैं कि मान लो आपने क्या किया, कोई एक मतलब नली ले ली, या यूं कहें आपने क्या ले लिया, एक बंद ऑर्गन क्या ले लिया है, पाइप ले लिया है, जिससे मान लो इस तरीके से आपने क्या किया है, एक कोई फील्ड है वो बना रखा है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, और इसकी लंबाई कितनी है, L है, जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं। ठीक है ना, ये आपने क्या कर दिया VD, ये भी आपने क्या कर दिया VD, ये इसका एरिया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो इसका आयतन फाइंड आउट किया, यानी कि इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही अपन इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो अपन क्या देखते हैं कि इकाई आयतन में, तो इकाई आयतन V इज इक्वल टू कितना होगा, NaL। कितना हो जाएगा, NaL हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या कर देंगे, Ne। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, Q कितना आएगा, Q इज इक्वल टू NaLe। ठीक है ना, अब अपने को पता है चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, स्पीड। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, स्पीड। ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस कितना है, L, ये लेंथ ही तो है ना L। ठीक है ना, स्पीड आपके पास कितनी है, VD। ठीक है ना, स्पीड आपके पास कितनी है, VD। ये आपके पास कौन आ गया है, टाइम। अब आपको पता है करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन T होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो क्या करेंगे, Q की वैल्यू और T की वैल्यू को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, NaLe, और टाइम कितना है आपके पास, L अपॉन कितना है, L अपॉन VD। तो इसको यहाँ रखा,
L अपॉन वी डी। तो L से L तो कैंसिल आउट, तो I इज इक्वल टू कितना बचा NEA और VD को ऊपर ले गए तो कितना बचा VD। यही आपके पास क्या आएगा, रिलेशन आएगा किसके बीच में, I प्रोपोर्शनल टू VD, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। यानी विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच में अगर संबंध की बात करें तो ये आपका होता है I इज इक्वल टू NEA VD। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इजी गोइंग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। ठीक है ना, तो प्रति चुंबकीय में क्या होता है, चुंबकीय परिवर्तन जो नेचर होता है वो ज्यादा होता है, इसमें न के लोहे चुंबकीय में बहुत ज्यादा होता है, और अनुचुंबकीय में क्या होता है, न के बराबर होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं डायमैग्नेट की, तो इसका एग्जाम्पल होता है कॉपर। अगर पैरा की बात करें यानी अनुचुंबकीय की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा Ag, और फेरो की बात करें यानी लोह चुंबकीय की तो इसका एग्जाम्पल कितना हो जाएगा Fe यानी कि आयरन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को क्या कर सकते हैं, सोल्व अप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरी का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम क्या करना है, आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको क्या करेंगे, बता सकते हैं। भी एक तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, दूसरे नियम में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रथम नियम भी क्या होता है, उसकी पालना करता है। फिर देखिए, इफ द करंट इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज 7 × 10⁻³ कितना है आपके पास, L है आपके पास 7 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है ना, इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर, करंट है वो आपके पास कितना है, I इज इक्वल टू कितना है 1 एम्पियर। टाइम आपके पास दे रखा है इसने 0.1 सेकेंड। ठीक है ना, तो सोल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -L di अपॉन क्या करेंगे dt। क्या करेंगे, E इज इक्वल टू क्या करेंगे, -L di अपॉन dt। ठीक है, तो देखिए E इज इक्वल टू माइनस ऐसा कैसा, L कितना है आपका 7 × 10⁻³ di कितना है आपके पास 1, और ये करंट कितना है, टाइम कितना है 0.1, पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 0 आ गया तो ये 10, तो E आपके पास आएगा -7 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, वोल्ट। कितना आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को क्या कर सकते हैं, सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। फिर देखिए, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, ID इज इक्वल टू ε0 d∅/dt। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में पहली इक्वेशन कितनी है, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या जाएगी, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन कितना जाएगा, ε0। दूसरा है B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा 0। तीसरा अपन क्या करेंगे, E इज इक्वल टू -d∅ अपॉन क्या कर देंगे dt। और चौथा आपको पता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, तो फाई इज इक्वल टू क्या करेंगे μ0 प्लस ε0 d∅/dt। तो ये आपकी क्या है, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगले क्वेश्चन में देखिए, यदि द्विउत्तल लेंस की क्षमता +5d है तथा समान वक्रता तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। P इज इक्वल टू कितना होता है 1/f, तो F इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/p। ठीक है ना, तो F इज इक्वल टू कितना गया 1/5, ये आपको दे रखा है। तो ये कितना आएगा 0.2 यानी कि मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μ - 1 1/r1 - 1/r2
R2, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r प्लस 1/r, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 1/20 बराबर 0.5 2/r, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको पलटने की कोशिश करेंगे तो 0.5 को क्या लिख देंगे, 1/2, तो 1/20 बराबर 1/2 गुणा 2/r, ठीक है ना। 2 से 2 काटा तो r बराबर कितना बच गया, 20 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इस चीज को भी क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं और सोल्व आउट भी कर सकते हैं। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, डेराइव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम हाइगन वेव थ्योरी। हाइगन के वेव थ्योरी के द्वारा अपवर्तन के सिद्धांत को क्या करना है, समझाना है। sin I अपॉन sin r इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। फिर देखिए डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ध्रुवण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विलयन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अगर अपन उसको वापस सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में बेंड करवा देंगे तो इस प्रकार का जो फिनोमिना होता है उसे क्या कहेंगे, TIR कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि फोटोन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। तो देखिए ये होता है E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, HC अपॉन E। देखिए लेमडा इज इक्वल टू HC आपको दे रखा, तो वैसे कौन कौन दे रखा आपको, एक तो दे रखा है E 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक आपको दे रखा है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। लेकिन मैंने आपको क्लास में बताया था कि HC जो होता है वो होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। क्या होता है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सीधा HC की वैल्यू रखेंगे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और E की वैल्यू रख देंगे ये वाली, कितनी रख देंगे, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट काट दिया तो लेमडा इक्वल टू कितना बचा, 1242 नैनो का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 9, और आगे कौन आ गया, मीटर। 10 की घात 10 को ऊपर ले गए तो कितनी बनी, 10 की घात माइनस 10, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1242 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मीटर। आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के अभिग्रहित लिखिए। तो बोर का देखिए पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, mv² क्या होता है, mv² इज इक्वल टू कितना होता है, kZe² अपॉन r। ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है। बोर के सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो MbR इज इक्वल टू NH अपॉन कितना होता है, 2 पाई होता है। और थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो En2 इज इक्वल टू En1 इज इक्वल टू h न्यू। ये बोर का कौन होता है, थर्ड पोस्टुलेट होता है। फिर देखिए बच्चों द्रव्यमान शक्ति व बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान शक्ति क्या होती है, डेल m बराबर ZMP प्लस A माइनस ZMN, माइनस का क्या कर देंगे m, और बंधन ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा को क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा कहेंगे। तो ये आपकी कौन हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए derive an expression of magnitude of electric field intensity at a point on the axial line of electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करनी है एक्सियल लाइन पर। तो ये मेरी डेरिवेशन आपको लास्ट वीडियोस जो मेरे हैं यूट्यूब पे उन पे करवाई हुई है, तो आप वहां से इनको अच्छे से देख सकते हैं। पर्टिकुलर एक्सियल लाइन की डेरिवेशन है वहां पे करवाई गई है। उसके अलावा देखिए इसी चैप्टर से यूजिंग गाउस लॉ डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। कंडक्टर वाली डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दी है, आप हमारे पुराने जो वीडियो है उसके अंदर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपको मतलब चैप्टर नंबर 4 से मिलेगा। वो है कि व्हाट एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट P।
और अगला क्वेश्चन है यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ ड्राइव रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो ये भी डेरिवेशन आपको मैंने बताई हुई है। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, और इसको अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो आप हमारे पुराने जो वीडियो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम डिसइंटीग्रेंस बिटवीन मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वाला जो टॉपिक मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एनर्जी बैंड के बेस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या बताया था, डिफरेंस भी बताया था कि कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी लेस है, उसकी सबसे कम है, रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कम है, और उसकी उससे भी कम है। ठीक है, फिर देखिए ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसके आने के 100% चांस है, इसलिए मैंने इस पेपर में इसको डाला है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है एक्सप्लेन करना है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है जो कि इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा। फिर आप एक छोड़ के एक एक बनाते हैं, फिर आप एक छोड़ के एक एक बनाते हैं, और लास्ट में क्या हो जाता है, पूरी वेव का क्या कर देता है, रेक्टिफिकेशन कर देता है। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चैप्टर नंबर 7 से है कि भाई साहब एक सीरीज एलसीआर क्या होता है उसके बारे में बताना है। लेकिन आई थिंक नीचे वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल जो होता है ट्रांसफार्मर का वो तो ध्यान रखना म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। वर्किंग और डायग्राम आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि भाई आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है चैप्टर नंबर 9 से, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 9 से कि आपको प्रूफ करना है कि आप किस तरीके से क्या करेंगे। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें आपने क्या किया है, डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम एट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड प्रूव दैट म्यू अपन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है ना, ये माइनस है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। और अगला क्वेश्चन है ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिफाइन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और समझने के साथ आप इस पेपर को भी सोल्व करेंगे। इस पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इस पेपर का पीडीएफ और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और बच्चों आप कमेंट सेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए, थैंक यू सो मच।